स्वागत है बच्चों आप लोगों का आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज के अंदर। तो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर शुरुआत कर रहे हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, जो कि रिलेट करता है प्लांट ब्रीडिंग को, जिसे हम पादप प्रजनन कहते हैं। और आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि ये जो चैप्टर है वो इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा जो नंबरों के क्वेश्चन है वो यहीं से अटेम्प्ट किए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आपको समझनी यह है कि इसमें टाइम कितना भी लगे आपको, पर इस चैप्टर को आपको समझना ढंग से है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उसमें कई बार ऐसा लगता है कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ होती चली जा रही है। मैथमेटिकल्स अगर आप लोगों को कोई भी प्रिपरेशन देखने को मिलती है तो आप सूत्र वाइज उनको देख सकते हो, याद कर सकते हो, मगर पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसलिए इनको चीज़ों को समझना, इनके बारे में जानना और आपके सामने अटेम्प्ट क्या करना है, आपको क्या क्या मेथड्स दिए गए हैं उनको समझना, उनको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग जानते हो कि जो प्लांट ब्रीडिंग है, जिसे हम पादप प्रजनन कहते हैं, इस पादप प्रजनन की इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को अच्छे से परिभाषा को समझना है, अच्छे से इसकी परिभाषा समझना है और इनकी परिभाषाओं के साथ साथ हमें पादप प्रजनन के जो उद्देश्य हैं उनको जानना है और उद्देश्यों के साथ साथ पादप प्रजनन की विधियां क्या क्या है उन विधियों को समझना है। क्या क्या होगी आपके सामने? परिभाषा, उनके उद्देश्य और उनके मेथड्स कि प्लांट ब्रीडिंग किस प्रकार से की जाती है। तो यहां पर पादप प्रजनन जो है, ये मान लीजिए आप लोगों ने एक बहुत ही बड़े और महान वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। सब इनसे वाकिफ हैं और 11th में आप लोग पढ़ के आए हो। ग्रेगर नाम याद रखना, जॉन मेंडल ये आते हैं और सन 1856 के अंदर अपनी एक थियरी प्रेजेंट करते हैं जिसको कहा गया वंशानुगति सिद्धांत। ठीक है, तो मेंडल क्या करते हैं 1856 में आकर के वंशानुगति के ऊपर कुछ जो सिद्धांत हैं वो तैयार करते हैं और प्लांट के ऊपर अपनी जो स्टडी है वो शुरू करते हैं। इन्होंने जो अपनी स्टडी की और उन्होंने जो ये सिद्धांत बनाए थे, आप लोगों ने पढ़ा है कि मेंडल ने 3 सिद्धांत दिए थे, स्वतंत्रता का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आप लोग जानते हो। अब उनके अंदर आप लोगों को चीजों को अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई करके ये बताया गया था कि किस तरह से जो प्लांट होते हैं उनके अंदर उनके जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर के लक्षणों को क्या करते हैं, वो वहां पर स्थापित करते हैं और वो जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर चलते रहते हैं। अब जैसे जो प्रभाविता का नियम था, सेकंड के अंदर पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब ये तीनों नियम क्या कहते हैं? प्रभाविता वाला तो आपको बताता है कि जो लक्षण प्रभावी होते हैं वही F2PD के अंदर प्रकट हो जाते हैं। ये प्रभाविता का नियम कहता था। पृथक्करण का नियम, लक्षणों के जीनों की वंशानुगति पृथक पृथक होती है, यही बताता है वो भी। और जो स्वतंत्र अपव्यूहन है वो क्या कहता है कि ये एक दूसरे से कोई इनको मतलब ही नहीं होता, ये जीन्स होते हैं,
वो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना जो गमन है वो वहाँ पर करते हैं। उनकी कोई भी एक दूसरे के ऊपर जो डोमिनेंस है हमको देखने को वहाँ नहीं मिलती है। इट्स डिपेंड ऑल द थ्योरेटिकल, या फिर जो उनके जो अपना जो ये फंक्शनल यूनिट जो होती है उनके अंदर पाई जाने वाली प्लांट्स की, वो किस तरह से वर्क कर रही है उस चीज़ के ऊपर वो वहाँ पर डिपेंड करती है कि किस तरह से हम लोगों को क्या करना है, किसी प्लांट के अंदर पाए जाने वाले लक्षणों को प्रदर्शित करना है। अब ध्यान से सुनते जाना। शुरुआत होती है किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा। मेंडल ने क्या कर दी थी? प्लांट जगत में आग लगा दी थी। मतलब इनकी इन खोजों के बाद पादपों के ऊपर जो स्टडी थी वो जोरों शोरों से होने लग गई थी। तो मेंडल कब आया? 1856 में आकर के क्या प्रतिपादित किया? वंशानुगति सिद्धांत। वंशानुगति सिद्धांत का क्या किया इन्होंने? प्रतिपादन किया। उसके बाद बारी आती है निल्सन की। याद रखना वैज्ञानिक का नाम निल्सन, और उन्हीं का एक साथी एहिल। ये कब की बात है? 1900 की। निल्सन और एहिल, ये दो वैज्ञानिक प्लांट के ऊपर स्टडी करते हुए एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और उनका जो ये सिद्धांत था वो भी पादप जगत के अंदर क्रांति लेकर के आया था। आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि जब मेंडल क्या कर रहा था, अपने नियमों का प्रतिपादन कर रहा था, तो उन्हीं के नियमों को ध्यान में रख करके क्या किया गया था भाई? बाकी के जो नियम थे उनको प्रतिपादित किया गया, और उन्हीं के नियमों के आधार पर लगातार जो शोध कार्य थे वो आगे की तरफ चलते गए, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था? बाकी के जो अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स थे वो तैयार किए गए। अब एहिल और निल्सन क्या करते हैं? एकल पादप वर्ण, एकल पादप वर्ण की शुरुआत करते हैं। ये सिद्धांत था इनका, द सिंगल प्लांट सिलेक्शन। अब ये थियरी क्या कहती है, इसको जरा ध्यान से समझना और सुनना इसके बारे में। सिंगल प्लांट सिलेक्शन या एकल पादप वर्ण, ये बताते हैं कि हम लोग क्या करेंगे भाई, कि दो ब्रीड है आपके सामने, ठीक है, ब्रीड ए, ब्रीड बी। दोनों के अंदर क्या करवाया जाएगा भाई? आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, दोनों के अंदर संकरण कराएंगे, और संकरण से आपको एक उत्तम ब्रीड जो है वो मिलती है, ठीक है। दोनों में आपको क्या मिलेगी? ए और बी लक्षण वाली एक उत्तम ब्रीड मिलती है। और एकल पादप वर्ण कहता क्या है? सिंगल प्लांट सिलेक्शन के अंदर होता क्या है भाई, कि दो पादपों में से केवल उसी एक पौधे को चुन करके अलग करना जिसके अंदर क्या है? उत्तम गुण मौजूद है। क्या मौजूद है? उत्तम गुण मौजूद है। तो 1900 के अंदर आए निल्सन एहिल, आकर के क्या कहते हैं? एकल पादप वर्ण जो थे उनके सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और बताते हैं कि किस तरह से उत्तम गुण वाले पौधों को छांट करके अलग किया जाएगा, और उन्हीं का जो सिलेक्शन है वो मास प्रोडक्शन के ऊपर ला करके किया जाएगा। ये तो हो गई निल्सन और एहिल की बात। फिर समय आया सन 1903 का। अब इनकी जो ये थ्योरी थी ना, वो धीरे धीरे आगे और डेवलप होती चली गई। अलग अलग कम्युनिटी के जो साइंटिस्ट थे वो भाग लेते गए, क्योंकि उनको एक लगा था कि जो ये एग्रीकल्चर फील्ड है ये लगातार किसी देश के विकास के लिए अपना एक अहम योगदान निभाएगी। अपना क्या करेगी? अहम योगदान निभाएगी। क्योंकि आप लोगों को ये तो पता है कि मानव की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड मटेरियल चाहिए। और वो फूड मटेरियल हमें कैसे मिल सकता है भाई? वो तभी मिल सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए। तो एकल पादप वर्ण के बाद वैज्ञानिक आए जोहेंसन। ये कब की बात है? 1903 की।
और जोहेंसन आकर के क्या कहते हैं, एक थियरी लेके आते हैं, शुद्ध वंशक्रम चयन, शुद्ध वंशक्रम चयन। और शुद्ध वंशक्रम चयन के थ्रू वो क्या बताते हैं भाई, कि केवल ऐसे प्लांट का ही सिलेक्शन किया जाए जिनके जो वंशज हैं वो किस प्रकार के हैं, वो एकदम हाइपोथेटिकली फ्रेश्ड हैं, शुद्ध हैं, और उनके अंदर किसी भी तरह की विकृतियां, क्या विकृति, किसी भी प्रकार की विकृतियां मौजूद नहीं है, अर्थात कमी मौजूद नहीं है। देखिए, कमी एक प्लांट का ऐसा पार्ट है जो क्या कर सकता है भाई, किसी प्लांट के डेवलपमेंट, उनके विकास, उनकी वृद्धि को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो जोहेंसन लेकर के क्या आया, एक शुद्ध वंशक्रम थियरी को लेकर के आया, और आकर के क्या कहता है भाई, आकर के कहता है कि हमें ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करना है जो क्या हो, पूरी तरह से शुद्ध हो, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की क्या न हो, विकृति न हो। तो यहां पर हमने कितने वैज्ञानिकों को देख लिया, हिस्ट्री के टोटल यहां पर 3 वैज्ञानिक हो गए जो प्लांट ब्रीडिंग से रिलेट करते हैं। पहला कौन था, नाम याद रखना जरूरी है, एग्जाम में ऐसे तो कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, एक एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला मेंडल हो गया 1856, दूसरा कौन हो गया, आपको मैंने जस्ट अभी बताया था, निल्सन, और उसी का एक साथी एहिल। कब की बात है, सन 1900 की बात है। और थर्ड में क्या आया था 1903 के अंदर, जोहेंसन। ये तीनों साथी मिलकर के प्लांट ब्रीडिंग के जो कार्यक्रम है उनको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब बारी आती है परिभाषा की। भाई अभी तक हमने ये तो जान लिया कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वो किस तरह से शुरुआत उसकी हुई थी, कौन कौन से जो वैज्ञानिक थे वो इसके अंदर इन्होंने काम किया, आगे इस प्रक्रम को बढ़ाया। अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल के अंदर इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कि हम प्लांट ब्रीडिंग किसे कहेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अपनी कॉपी और पेन बाहर निकाल लीजिए। डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, और किसी भी थियरी को अच्छे से समझने के लिए उसकी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉपी पेन निकाल करके ज़रा नोट कीजिएगा, पादप प्रजनन किसे कहते हैं, पहले उसका डेफिनेशन तैयार करते हैं, फिर समझते हैं कि क्या कहा गया। तो पादप प्रजनन में जस्ट मैंने अभी कहा था, लगातार बदलाव किया जाता है और लगातार बदलाव करके शुद्ध से शुद्ध पौधा तैयार किया जाता है। तो परिभाषा इससे आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो, पादप प्रजनन किसे कहते हैं। तो इसमें जस्ट आप लोग अब लिखिएगा, वह क्रिया जिसके द्वारा पादपों के जीन प्रारूप या जीन प्रारूपों में परिवर्तन करके या बदलाव करके या हेर फेर करके क्या किया जाएगा, हेर फेर या बदलाव, परिवर्तन करके उनको मानव के लिए अधिक से अधिक उपयोगी, मानव के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने की
क्रियाओं को पादप प्रजनन कहा जाता है। और इन्वर्टेड कॉमा को कर दीजिए बंद। ये देखिए आपके सामने जो आपके डेफिनेशन है वो तैयार है, और भाषा जो है वो एकदम इजी है और इनको समझ पाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप आसानी से, तो अब हम लोग है ना इसके ऊपर बात करते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहा गया। मैं एक एक शब्द को, एक एक चीज को यहाँ पर अंडरलाइन करके चीजों को बताता हूं, तो ये आपको इतना समझ में तो आ गया है कि मानव के लिए हमको क्या करना है, कल्याणात्मक काम करना है, मानव का कल्याण करना है। और कल्याण करने से मेरा मतलब क्या है, यहां पर साफ साफ कहा गया है हम लोगों को हेर फेर करना है। जस्ट इस लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जीन प्रारूप, किसमें, जीन प्रारूप में। अगर आप लोगों को ये नहीं लिख पा रहे हो ना, तो एक चीज बता देता हूँ, नोट्स तो तैयार करने ही करने हैं, क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे ना तो उस समय ये जो कॉपियां आपकी चेक की जाएंगी। अगर बोलते वक्त न लिखा जाए ना तो एक बार बीच में वीडियो पॉज कर लीजिए अगर, और उसके बाद में अच्छे से सुंदर से नोट्स तैयार करने हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना ज़रूरी है। अगर आप लोग जल्दीबाजी करोगे तो उसके अंदर आप लोगों का ही नुकसान है। तो परिभाषा क्या कहती है भाई, कि वह क्रिया जिसके द्वारा पादपों के जीन प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है भाई, एक प्लांट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये मान लीजिए एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर क्या मौजूद है, प्लांट ए मौजूद है। समझना इस चीज़ को, ठीक है। इस बॉक्स में क्या है, एक प्लांट ए। हम किसी भी स्पेसिफिक प्लांट का नाम नहीं लेंगे, हम क्या कहेंगे, प्लांट ए। और इस प्लांट के अंदर हमें ऐसे गुण देखने को मिलते हैं जो मानव के लिए ज़रूरी हैं। मगर समस्या क्या है भाई, कि ईपीडी से ये F1 आगे आएगी F2, फिर आगे आएगी F3, फिर आगे आएगी F4। तो क्या हो रही है, लगातार पीढ़ी चल रही है। तो आप लोग तो जानते हो भाई, एक नियम पढ़ते हो आप लोग, और वो नियम क्या कहता है, मैं नियम भी बता देता हूँ। हमारे बॉटनिकल साइंस के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, माहेश्वरी, जिनका पूरा नाम शिप्रा गुहा माहेश्वरी है। नाम नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान के सबसे बड़े जो वैज्ञानिक थे, किनको माना गया है, तो वैज्ञानिक का नाम है शिप्रा गुहा माहेश्वरी। ये क्या है, हमारे बॉटनिकल साइंस के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। माहेश्वरी ने क्या कहा था, माहेश्वरी कहते हैं कि अगर कोई लक्षण लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है तो उसका सेग्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, जैसे ध्यान से सुनिएगा भाई। मानव के अंदर हम इसको एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। दो व्यक्ति हैं, या फिर आप लोग ये मान लीजिए माता पिता हैं। उन माता पिता की जो संतान है, चलिए माता पिता क्या है, ऐसे माता पिता है जो हमारे इस मानव सभ्यता के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्तम है, उच्च कोटि के हैं, उच्च गुणों वाले हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, विख्यात है। लाइक आइंस्टाइन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कोई ऐसे साइंटिस्ट को समझ लीजिए, किसी साइंटिस्ट की कोई आप ये मान लीजिए उनके पुत्र हैं या उनकी पुत्री हैं, तो उनके पिता किस तरह के हो गए, उच्च गुणों वाले हो गए। एक बात अब मेरे को बताना, जरूरी है क्या कि उनका जो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो पुत्र होंगे, संतति होगी उनकी, वो भी उतनी ज़्यादा उच्च हो? क्या ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं। तो
ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है भाई? यहां पर सारा का सारा जो इफेक्ट है वो है नेचुरल इफेक्ट्स। नेचर क्या करती है? नेचर लगातार अपनी अन्योन्य क्रियाएं करती हैं और अपनी अन्योन्य क्रियाओं के जो इफेक्ट्स हैं वो किसी न किसी जीव के ऊपर डालती रहती है। अब एक बात और समझना भाई, आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि जो प्रकृति होती है वो प्रकृति क्या करती है? परीक्षण करती है किसी भी जीव का। वो ये चेक करती है, वो क्या करती है? यह चेक करती है, ये जांचती है, परखती है कि ये जो व्यक्ति है क्या ये मेरे नियमों के अकॉर्डिंग ढल सकता है क्या? अनुकूलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, म्यूटेशन आप लोग जानते होंगे। लगातार जो प्रकृति है वो अपनी अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा क्या करती है? बदलाव करती है। किन में? इन्हीं प्लांट्स में। किसके थ्रू? अपने अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जलवायु, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, चक्रवात, आंधियां, पहाड़, जमीनें, मिट्टी के पोषक तत्व, तो ये सारे सारे क्या है भाई? इसी नेचर के अलग अलग फैक्टर हैं। क्या यहां पर जो फसल उगती है उसको अगर आप लोग किसी ठंडे प्रदेश में लेके जाओगे तो उग जाएगी क्या? संभव नहीं। अगर ठंडे प्रदेशों की किसी फसल को उठा करके यहाँ राजस्थान में ले आओगे तो उग जाएगी क्या? संभव नहीं है। एक बार ग्रीन हाउस इफेक्ट को साइड में रख देना, मैं ग्रीन हाउस की बात नहीं करूंगा नीचे, वरना आप लोग कमेंट करोगे सर ग्रीन हाउस में उगाया जा रहा है नारीभूत मेटे, वो मेथड ही अलग है पूरा। तो क्या करती है प्रकृति? अपने इफेक्ट को प्लांट के ऊपर डालती है, जिससे क्या करते हैं? प्लांट सर्वाइव करते हैं, नेचर के अंदर सर्वाइव करते हैं। उनके अंदर अलग अलग क्या होते हैं भाई? चेंजेस आते रहते हैं, लगातार बदलाव आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं? जो परिभाषा उसको समझ रहे हैं, और परिभाषा साफ साफ आपको इशारा कर रही है कि प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा पादपों के जीन प्रारूप में क्या किया जाता है? बदलाव किया जाता है, और बदलाव करके उनको क्या किया जाता है? मानव के लिए, हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाया जाता है। उसी क्रिया को बच्चों क्या कहा गया? पादप प्रजनन कहा गया। क्या कहा गया? पादप प्रजनन कहा गया। ये लो सिंपल सी परिभाषा आपके सामने आ गई। ये होती है पादप प्रजनन। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने ये परिभाषा तो पढ़ ली कि जीनों में हेर फेर किया जाएगा, मगर कैसे किया जाएगा? अब कुछ दिमागी बच्चे ये सोचेंगे कि भाई खेत के अंदर एक फसल खड़ी है, फसल उगी हुई है, तो उनके अंदर हेर फेर होगा कैसे? कुछ मुकेश जैसे बच्चे ऐसे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर कैसे होगा भाई, मेरे को इस चीज़ का बताओ कि खेत में एक फसल खड़ी है, फसल उगी हुई है, हम उसके अंदर बदलाव कैसे करें? अब वो ये सोच रहा होगा कि मैं तो अपनी दिव्य शक्तियों से, मेरी आंखों से इसके जीन में हेर फेर कर दूं, पर ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। पॉसिबल कैसे होगा? आप लोगों ने एक नाम और सुन रखा है, संकर बीज। सुना होगा सभी ने, संकर बीज या संकर पौधे, संकर पादप प्रजातियां। अब संकर सीड या किसी संकर पादप के अंदर क्या विशेषता होती है ऐसी कि वो हमें बहुत ज्यादा उच्च श्रेणी के पौधे दे सकता है? सोचो जरा, ऐसा उनमें क्या मौजूद है कि वो हमको क्या देता है भाई? बहुत ही ज्यादा उन्नत किस्म के पौधे देता है। सुना होगा ना, ग्राम पंचायत के ऊपर राज्य सरकारों की तरफ से संकर बीज आते हैं, उपचारित बीज आते हैं, संकरित किए हुए बीज आते हैं, जिनको गांवों के किसानों को बांटा जाता है। अब उनमें ऐसा क्या होता है कि जो नॉर्मल बीज होते हैं वो इतनी ज्यादा पैदावार नहीं दे पाते और ये दे देते हैं भाई। क्या है उनके अंदर ऐसी विशेषता? मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक विधि आती है इन विट्रो कल्चर, नाम याद रखना, इन विट्रो कल्चर, जिसे हिंदी में कहा गया है पात्रे संवर्धन। पात्रे संवर्धन ये बोटनिकल साइंस के अंदर है ना, ये जो टेक्निक थी एक क्रांतिकारी टेक्निक है। क्या है? एक क्रांतिकारी टेक्निक। पात्री संवर्धन क्या है? जो हम लोग जीन में हेर फेर करते हैं ना, वो इसी मेथड्स के थ्रू होते हैं। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग किस तरह होते हैं, क्या होता है वहां पर।
जो दूसरा चैप्टर आएगा ना वहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। पात्र संवर्धन में एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी इसके मटेरियल वगैरह हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक मान लीजिए कोई पात्र है, ठीक है, पात्र ए, किसी प्लांट को लाया गया और लाकर के इंजेक्शन के थ्रू क्या कर लिया गया, उसके डीएनए को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है। ये लो, ये किसी प्लांट या मान लो मक्के के क्या ये डीएनए है, बीच में आगे ना, देखिए आप पात्र में देख रहे होंगे। अब क्या किया जाता है, जस्ट ए सेकेंड, इसकी सेकेंड मेथड के अंदर इसी पात्र में क्या कर दिया जाएगा भाई, पोषक तत्व डाले जाएंगे। ये लो, यहां पर क्या डाल दिया गया, पोषक तत्वों को। ये पोषक तत्व मौजूद है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई पोषक तत्व किन्हें कहते हैं, तो नाम से जैसे आप लोग सब अंदाजा लगा रहे हो, वे तत्व, वे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं भाई, पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, इनको न्यूट्रिशन एलिमेंट्स कहा गया है। तो पोषण देने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। इनको डीएनए के चारों ओर डाल दिया जाता है, इनको इनके ऊपर छिड़का जाता है। रीजन क्या है भाई इसका, रीजन ये है ताकि जो सीड्स हैं या फिर इनके ये जो डीएनए है ना, जो आपको बीच में दिख रहे हैं, ये देखिए यहां पर मैं इसको अंकित कर देता हूं, डीएनए। ये डायग्राम बना लेना, नोट करना ताकि ध्यान में रहे इन विट्रो कल्चर कैसे काम करता है, ठीक है। तो पात्रीय संवर्धन में क्या होता है, जो मैंने थ्योरी लिखाई ना, जस्ट थ्योरी के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ करके इस डायग्राम को बना करके इसका नाम लिखाऊंगा मैं अभी क्या हुआ, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एक पात्र के अंदर डीएनए के खंडों को निकाल लेंगे, निकाल करके इसके ऊपर पोषक तत्व डाल देंगे। फिर क्या किया जाएगा, इनका संवर्धन, इनकी वृद्धि कराई जाती है। यहां पर संवर्धित माध्यम है ये, संवर्धन कराया जाएगा, वृद्धि कराई जाएगी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉजिटिव इनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, आगे चल करके आपको एक फुल फ्लैश्ड डेवलप्ड प्लांट जो होता है वो मिलता है। यहां इस पात्र के अंदर क्या हो गया, ये एक डेवलप प्लांट सीड, या फिर आपको किसी भी प्लांट का जो विकसित हो रहा हुआ भाग होता है वो देखने को मिलता है। तो पात्रीय संवर्धन इन विट्रो कल्चर क्या है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर आपको बीज दिया जाता है और वैज्ञानिक उससे पौधा तैयार कर देते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है कि आपको अर्धविकसित भ्रूण दिया जाता है और वैज्ञानिक इससे पूरा का पूरा पौधा तैयार कर देते हैं। ये होती है ये पात्रीय तकनीकें, बहुत ज्यादा डेवलप्ड, बहुत ज्यादा विकसित तकनीक होती है ये। तो ये चित्र को जरा देखिएगा आप लोग यहां, और पादप प्रजनन को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से पादप प्रजनन किया जाता है। मास स्केल के ऊपर नहीं होता बच्चों, जितने भी आपके प्लांट के ऊपर रिसर्च करने वाली लैब जो होती है ना, उनके पीछे की तरफ ग्राउंड होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, वहां पर पौधों को उगाते हैं। क्या करते हैं, पौधों को उगाते हैं। और जो पौधे होते हैं ना, जब वहां पर उग जाते हैं तो उनमें से किसी एक पादप को निकाल करके अलग किया जाता है, और अलग करके क्या किया जाएगा, एज यूजुअली उनके अंदर से ये डीएनए निकाला जाएगा। समझते रहना किस तरह से पादप प्रजनन के जो कार्य हैं वो संपन्न हो रहे हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, वहां पर डेवलप किए गए किसी प्लांट के अंदर से डीएनए को निकाल करके उसकी स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। और अगर उसके अंदर कोई कमी रहती है तो उस कमी को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। और दूर करने के बाद में उनमें से जो उत्तम पौधा बचेगा ना, उसी को आगे वृद्धि करा करके उनके बीजों को बाजारों में भेज दिया जाएगा। अब फिर किन्हीं बच्चों के मन में सवाल उठेगा कि सर बीज तो कम ही बनेंगे ना, एक पौधे के कितने बीज होंगे ज्यादा से ज्यादा, और इतने बड़े मास स्केल के ऊपर उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो वहां पर एक विधि और आती है बच्चों, गुणन, मल्टीफ्लेक्शन। गुणन का तात्पर्य जानते हो क्या, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। क्या हो रहा है यहां पर, जस्ट डबल ट्रिपल संख्या बढ़ रही है बहुत ज्यादा गति से, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना,
64 गुना क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ। इसको कहते हैं विकास, मल्टीफ्लेक्शन, गुणन। गुणन टेक्निक के थ्रू क्या होता है कि जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनकी संख्याओं को मास स्तर के ऊपर, एक बड़े लेवल के ऊपर प्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे इस देश की जो आबादी है ना, वहां तक संकर बीजों को पहुंचाया जा सके। तो ये इस तरह से पादप प्रजनन जो है वो काम करता है। अब बात आती है कि पादप प्रजनन को किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। 1991 की बात है, 1991 डेट याद रखना, ये आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करता इसलिए साइड में लिख रहा हूं। 1991 की बात है। एक वैज्ञानिक हुए थे, वैज्ञानिक तो नहीं बोल सकते, आप ये समझ लीजिए देश के अंदर खाद्यान्नों के ऊपर स्टडी करने वाले वो क्या थे, एक राजनेता। नाम क्या है भाई उनका, महाजन। पूरा नाम C.R. महाजन। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम किया करते थे और देश की बढ़ती हुई आबादी की बड़ी चिंता किया करते थे कि भाई देश की आबादी बढ़ रही है, संसाधन सीमित है, और इन सीमित संसाधनों के ऊपर हम किस तरह से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर के आए। उनके मन में ये विचार है, प्रोग्राम तैयार कर दिया इन्होंने एक, भाई इंडिया के अंदर मास स्केल के ऊपर प्लांट ब्रीडिंग की जाए और गांव-गांव तक ऐसे बीजों को पहुंचाया जाए जो कम समय में क्या दे सकें, ज्यादा उत्पादन दे सकें। अब यहां से निकल करके आती है प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्यों की कहानी। 15 से आप यहां चलो 10 से लेकर के 12 इनके उद्देश्य हैं बड़े, और इन उद्देश्यों से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके लिए एग्जाम के अंदर। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से, डायरेक्ट मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। और अगर कई बार एग्जामिनर 4 नंबर का नहीं दे तो वो 3 नंबर का तो पक्का देता है। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने लगातार बढ़ती हुई आबादी की जो समस्या उसको दूर करने के लिए अलग अलग स्तर के ऊपर काम किया। तो पादप प्रजनन का आप लोग अपनी बुक में देखें, देखिए मैं जब भी पढ़ाना शुरू करूं आपके पास वीडियो है तो बुक पास में रखा करो। तो पादप प्रजनन के जब उद्देश्यों की स्टडी करते हैं तो पहला ही उद्देश्य है आपके सामने अधिक उपज का, अधिक उपज, एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्सट्रीम डेवलपमेंट, ठीक है, अधिक उपज, ज्यादा पैदावार, जिन्हें हम सामान्य भाषा में कहते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पूरे उद्देश्य तो हो नहीं पाएंगे, इतना हमारे पास समय नहीं है, और भी क्लासेस आने वाली हैं आगे। तो पहला उद्देश्य आपका क्या होता है पादप प्रजनन का। अब मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं सभी बच्चों को, देखो ये चैप्टर इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा नंबरों का चैप्टर है। 8 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 8 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, इसलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अधिक उपज का मतलब क्या है, ज्यादा पैदावार करना। तो वही लिखेंगे क्या, आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए पादप प्रजनन के क्या क्या उद्देश्य हैं विस्तार से समझाओ, तो उद्देश्यों के पहले तो नाम रटने हैं। अधिक उपज, उत्पाद के गुणों में सुधार, प्रसुप्ति, समकाल पकना, प्रकाश असंवेदिता, गुणों में सुधार करना, कीट रोधी, कीट रोग रोधी, ये अलग अलग क्या है इनके उद्देश्य होते हैं। पहले तो नामों को रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। याद जब आप लोगों ने एक बार कर दिया तो फिर इनकी थ्योरी को तैयार करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे पहला उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, अधिक उपज का। क्या करना है, पादप प्रजनन के द्वारा, यहां पर देखिए थ्योरी बता देता हूं। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य अधिक उत्पादकता का होता है।
जिसके कारण हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह इसी कारण पादप प्रजनन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, यहां आपके सामने अधिक उपज की फुल फ्लैश डेफिनेशन आ चुकी है कि अधिक उपज क्या होता है या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो पादप प्रजनन है वो किस तरह से काम करता है। यह है अधिक उपज। और इस तरह से आप लोग अच्छे से अलग अलग करके मैं आपको विस्तार से सारे के सारे जो इसके उद्देश्य दिए गए उनको समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग हमारा जो वीडियो है अधिक उपज तक ही एक बार रोकेंगे, सीमित रखेंगे इसको, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। तो आप लोगों के लिए बच्चों एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग नोट्स तैयार ज़रूर करें। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। नोट्स को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहना, इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं आपके लिए घर बैठे जो स्टडी है वो पहुंचा रहे हैं। नोट्स जो है इस चैप्टर के वो जस्ट आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, मैं डाल दूंगा, खुद मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं, तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग अपने हिसाब से सिंपल तरीके से उनको तैयार कर लेना। मिलते हैं इस चैप्टर के अगली वीडियो में हम लोग।